नमस्कार साथियों। आज आज मैं आपके सामने एक वीडियो ला रहा हूँ और ये वीडियो में एक तरीके से ये टूर वीडियो है। यहाँ मैं आपको एक क्लेम के विषय में बताऊँगा कि एक क्लेम है और बीमा कंपनी उसको कैसे डील कर रही है और इंश्योर्ड कैसे कैसे उसमें क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहा है। तो इसके लिए मैं आज ग्रेटर नोएडा से अभी आगरा के लिए जा रहा हूँ और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ इस समय। और ये आप देख सकते हैं इधर ये सड़क है, ये यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा टू आगरा और मैं इसी सड़क पे हूँ। लगभग 12 बजे का टाइम है और 180 किलोमीटर दूर है ये यहाँ से ग्रेटर नोएडा से आगरा। तो ये एक हुंडई वर्ना गाड़ी का क्लेम केस है। तो अब हम सफ़र शुरू कर रहे हैं, फिर आगे आपको वहाँ पहुँचकर बताते हैं। आज अगला दिन है और कल दिनांक 30/4/2022 को हम दोपहर में आगरा गए थे। ग्रेटर नोएडा से आगरा गए थे। लगभग 200 किलोमीटर हम एक तरफ से गए और फिर रात को वापस आए। हम लगभग 2:30 बजे के करीब आगरा पहुंच गए थे और सबसे पहले हम जिन माध्यम से हमें यह केस की जानकारी मिली उनके पास गए। वो हमको फिर इंश्योर्ड के पास लेके गए। हमने इंश्योर्ड से इस क्लेम केस के बारे में जाना, कैसे दुर्घटना हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद फिर हमने वहाँ एक हुंडई डीलर वर्कशॉप थी, वहाँ पर गाड़ी को फिज़िकली देखा, जो आप ही ऊपर आपने वीडियो में देखा है। तो इस केस के बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये एक गाड़ी की मालिक हैं श्रीमती नीलिमा गुप्ता जी। ये एक हाउसवाइफ हैं। इनके हस्बैंड वहीं आगरा में एक व्यवसायी हैं और 2017 में इन्होंने हुंडई वर्ना फ्लूडिक टॉप मॉडल ये गाड़ी खरीदी थी और वेल मेंटेन कार थी। इन्होंने बताया कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट 30 जून 2021 को रात में लगभग 11 बजे के आसपास हुआ है। उस दिन शाम या रात के समय में इनका ड्राइवर, एक अजय इनके यहाँ ड्राइवर रहता है, तो मिस्टर अजय जो ड्राइवर हैं वो इनसे गाड़ी को मांग कर ले गए थे। उन्हें अपने गांव जाना था। इन्होंने उनको गाड़ी दे दी। अब जब ड्राइवर अपने गांव गए, रात में लौट रहे थे वहाँ से या जा रहे थे जो भी है, तो रात में एक आगे उनसे ट्रक जा रहा था। उस ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए और ये अजय अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सके, जिस वजह से इनकी गाड़ी सामने से उस ट्रक के अंदर घुस गई, जा टकराई सामने की तरफ से,
जिससे इनके एक गाड़ी डैमेज हुई और एयर बैग खुल गए। इस गाड़ी में 6 एयर बैग हैं, तो सामने के एयर बैग खुल गए जो फ्रंटल एयर बैग्स होते हैं। उससे ये एकदम से घबरा गए और अनकॉन्शियस से हो गए। इनकी आगे वाला ट्रक भाग गया और ये जो इनकी गाड़ी वहीं सड़क पे रुक गई थी बीच में अचानक, जो कि एक्सीडेंट हुआ। तो जो पीछे से जो ट्रक स्पीड से आ रहा था उसने भी इनकी गाड़ी में पीछे राइट साइड में टक्कर मारी, जिससे इनकी गाड़ी अनकंट्रोल्ड होकर सड़क किनारे गड्ढे में जाके पलट गई, उल्टी हो गई। ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर आसमान की तरफ हो गया। फिर वहाँ जो चूँकि इनके गांव के रास्ते में ड्राइवर के एक्सीडेंट हुआ था, तो इनके जो वहाँ कुछ लोगों ने इन्हें पहचाना और इनको, ये बड़े घबराए हुए अवस्था में थे। इनकी थोड़ी सी यहाँ चेहरे पे चोट भी थी, सूजन सी भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट नहीं थी। तो इनको उस गाड़ी से बाहर निकाला और उन्हीं लोगों ने इस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के कुछ फ़ोटो भी लिए। और चूँकि जो ड्राइवर अजय हैं वो काफ़ी घबरा गए थे, चूँकि गाड़ी में बहुत आगे और पीछे से मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तो रात का समय था, इन्होंने उस समय ये इंश्योर्ड को ये जानकारी नहीं दी दुर्घटना की। अगले दिन सुबह ड्राइवर ने इस दुर्घटना के बारे में इंश्योर्ड की फैमिली को ये सारी जानकारी दी। उसके बाद इंश्योर्ड ने इस गाड़ी को क्रेन के माध्यम से एक हुंडई डीलर वर्कशॉप पे पहुंचवाया और वहाँ जो पहुंचवाया, इस गाड़ी के लिए जो इनकी बीमा पॉलिसी थी वो ICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से थी। ये गाड़ी की प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी थी और इसमें बहुत सारे एड ऑन कवरेज थे, जैसे इसमें 0 डेप्रिसिएशन कवरेज था और इसमें एक RTI एड ऑन कवरेज भी था, जिसे रिटर्न टू इनवॉइस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर गाड़ी टोटल लॉस होती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो इसके इनवॉइस वैल्यू विद रजिस्ट्रेशन जो टैक्स या चार्जेस होते हैं, तो एक लिमिट है IDV के मैक्सिमम 10% तक वो होती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी टोटल लॉस सेटलमेंट में इंश्योर्ड को देती है। तो ये गाड़ी इंश्योर्ड ने 2017 में लगभग 12,44,000 रुपये की खरीदी थी नकद, और प्लस 1.5 लाख रुपए के करीब रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगे थे। तो लगभग 14 लाख रुपए के ये कवरेज थी RTI के अकॉर्डिंग। तो गाड़ी, और ये जो वर्कशॉप है इसने इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए लगभग 10.5 लाख रुपए का एक रिपेयर एस्टिमेट दिया था। और गाड़ी की जो IDV है, IDV इस गाड़ी की लगभग 9 लाख रुपए थी। IDV वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके बेसिस पे क्लेम को कंसीडर किया जाता है कि ये पार्शियल लॉस है या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है। अगर 75% से ज़्यादा का रिपेयर खर्च होता है तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होता है। और चूँकि इस गाड़ी में जो रिपेयर एस्टिमेट आया था वो उसकी IDV से भी ज़्यादा 10.5 लाख था, और अभी जो ये एस्टिमेट था ये सिर्फ जैसे गाड़ी ऊपर से दिखाई दे रही थी उस नज़रिए से था। शायद अगर गाड़ी का काम हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं। उसके बाद जब ये क्लेम इंटीमेट हुआ ICI लोम्बार्ड कंपनी को, तो बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर को इस क्लेम केस के लिए नियुक्त किया। ये बात है जुलाई 2021 की। उसके बाद सर्वे हुआ, उसके बाद बीमा कंपनी को इस क्लेम केस में कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर नियुक्त की है, और उन इन्वेस्टिगेटर ने एक लंबी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस किया, और उस प्रोसेस के बाद बीमा कंपनी ने यह क्लेम नो क्लेम किया। बीमा कंपनी का कहना था कि जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट इंश्योर्ड ने बताया क्लेम फॉर्म में लिखा है वो एक्सीडेंट से मैच नहीं कर रहा है, जस्टिफाइड नहीं कर रहा है। इसके लिए इन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स टर्म इस्तेमाल की। तो पहले तो
मैं आपको इस गाड़ी से संबंधित जो एक्सीडेंट या इससे रिलेटेड जो पेपर हैं आपको इस शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसके बारे में समीक्षा करेंगे कि इसमें क्या हुआ और क्या गलत हुआ, क्या होना चाहिए था। तो पहले आइए देखते हैं इसके फोटोग्राफ्स। अब साहब आपने ये वीडियो देखे, गाड़ी को देखा, गाड़ी से रिलेटेड एक्सीडेंट के फ़ोटो देखे, स्टेटमेंट्स देखे। यहाँ मैं अब इस क्लेम केस की जो समीक्षा मैं अपने नज़रिए से करूँगा, उसको बताने से पहले मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इंश्योरेंस प्रिंसिपल, जनरल इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस हो, वो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। तो इसी जनरल इंश्योरेंस में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसे हिंदी में परम सद्भाव भी कहते हैं। इसका सामान्य भाषा में अर्थ ये है कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच गुड फेथ होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इंश्योर्ड का इंश्योरेंस कंपनी के प्रति अटमोस्ट गुड फेथ या गुड फेथ होना चाहिए, लेकिन ये रिवर्सिबल है। मेरा मानना यही है और है भी यही कि ये दोनों तरफ अप्लाई होता है। मोस्टली जब प्रपोजर कोई भी जो इंश्योर्ड कराने, जिसने इंश्योरेंस कराना होता है, तो जब वो शुरू के टाइम जो जिस वस्तु का या जिस भी चीज़ का बीमा कराना है उसके विषय में उसको बीमा कंपनी को बताना होता है। तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो कुछ भी जानकारी उस वस्तु के विषय में देगा, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो गुड फेथ में कि वो सब कुछ सही देगा। ये उससे अपेक्षा की जाती है। इसे परम सद्भाव या अटमोस्ट गुड फेथ कहते हैं। अब जब प्रपोजल देता है इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी उस वस्तु के बारे में जानती है, जिसके आधार पे वो ये तय करती है कि ये हमें इसका इंश्योरेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या रेट रखना चाहिए, क्या रिस्क है, क्या नहीं है। तो ये जो वजह होती हैं, इनको मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो प्रपोजल में मटेरियल फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, उससे पहले बीमा कंपनी को बताता है। ये मटेरियल फैक्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब ये जो इंश्योरेंस, ये अटमोस्ट गुड फेथ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। और इसके ब्रीच के दो कारण हैं। एक है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ और दूसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ ये है कि जो भी वस्तु का इंश्योरेंस कराना है उसके बारे में अगर बीमा कंपनी को नहीं सूचना दी, नहीं बताया, पूरी बातें छुपा लिया या कुछ भी है, जाने अनजाने फ्रॉड के नज़रिए से, तो वो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कहलाता है। दूसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन में पहले बीमा में मैं बताऊंगा कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन होता है कि जब कोई व्यक्ति जब इंश्योरेंस के समय में जो नेगोशिएशन चल रहा होता है, तो उस समय बीमा कंपनी को ओरली या राइटिंग में कुछ स्टेटमेंट्स देता है। उन स्टेटमेंट्स को जो ओरली हैं, वर्बली कहिए या राइटिंग में, उनको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इंश्योरेंस में।
और अगर वो रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो गलत हैं, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके भी दो तरीके हैं। एक है इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी अनजाने में कोई गलत जानकारी दी गई, वो है इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी इरादेतन फ्रॉड के नज़रिए से या किसी से, उसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसे इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के नज़रिए से मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन, ये जब इंश्योरेंस कराया जाता है, ये टर्म मेनली तब के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब मैं यहाँ इस क्लेम मैटर पे आता हूँ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्लेम मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, गाड़ी भी दिखाई। वीडियो में मैं आगरा गया था कल, इंश्योर्ड से मिला, गाड़ी दिखाई, गाड़ी से एक्सीडेंट से रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स में वीडियो के रूप में दिखा सकता था वो आपको दिखाया। तो जनवरी में सर्वेयर सब लगे, उन्होंने सर्वे किया और बीमा कंपनी को डाउट हुआ तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर लगाया जिन्होंने जुलाई और अगस्त महीने में इंश्योर्ड से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की और फाइनली बीमा कंपनी ने सितंबर 2021 में ये क्लेम को रेप्यूडेट किया। उसके लिए एक लेटर इंश्योर्ड को भेजा। उसमें लिखा था कि सब ये क्लेम रेप्यूडेट किया जाता है, ये क्लेम सेटल नहीं किया जा सकता ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, और ब्रैकेट में लिखा था कि जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट है उसे डैमेजेस मैच नहीं कर रहे। और उसमें एक लाइन ये भी लिखी थी कि इंश्योर्ड ने मटेरियल फैक्ट्स छुपाने की कोशिश की है, तो इसलिए क्लेम सेटल नहीं किया जा सकता और फाइनली ये क्लेम रेप्यूडेट किया जाता है। तो ये लेटर जब मैंने देखा मुझे बड़ा अजीब लगा कि बीमा कंपनी को जस्टिफाई क्यों नहीं हुआ, ये कोई आधार नहीं दिया। इस लेटर में ये नहीं लिखा था कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट से डैमेजेस मैच ना होने का आधार क्या है। सर्वे रिपोर्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं था कि सर्वेयर साहब की क्या रिकमेंडेशन है क्या नहीं है। कोई स्पेसिफिकली किसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन नहीं दिया गया था। बस एक कल्पनाशीलता में अपनी तरफ से ये रेपुटेशन लेटर था जो कि बहुत अजीब था। दूसरा, इस विषय में आते हैं इन्वेस्टिगेटर केस में। बीमा कंपनी ने जो जुलाई 2021 में इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किए थे, उनका एक जूनियर जिसका नाम सौरभ वशिष्ठ है, ये सब मुझे इंश्योर्ड ने बताया। वो उनके पास आया, स्टेटमेंट्स लिए, ड्राइवर से लिए, इंश्योर्ड से लिए, जिन लोगों ने उस ड्राइवर को उस रात उस एक्सीडेंट से गाड़ी से बाहर निकाला था उनके भी स्टेटमेंट्स लिए, उनके आईडीज लिए। स्पॉट जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ ये इन्वेस्टिगेटर का असिस्टेंट सौरभ वशिष्ठ गया। और सबसे आश्चर्य की बात ये कि ये जो मिस्टर सौरभ वशिष्ठ हैं, इन्होंने 5,000 रुपये सेवा शुल्क भी लिया इंश्योर्ड से। जो इंश्योर्ड प्रतिनिधि ने इन्हें फ़ोन पे से 1 रुपया और 49,999 करके इस तरीके से टोटल 5,000 रुपये, 2 उसमें फ़ोन पे के माध्यम से दिया, जिसके उनके पास स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने दिखाया और अभी हमने भी आपको ऊपर दिखाए थे। तो ये सुविधा सेवा शुल्क लेना बड़ा अजीब था। और उसके बाद भी ये बोलते रहे क्लेम मिल जाएगा, ये है। अब पता नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो इनके पास है नहीं, ये बीमा कंपनी के निजी इन्वेस्टिगेटर हैं। इनके इंश्योर्ड भी एक आम आदमी ज़्यादातर वाकिफ़ नहीं होता। इन्होंने भी वैसे 5,000 रुपये देने ही नहीं चाहिए थे। गलत है, किसी को पैसा, रिश्वत या कोई चीज़ कभी नहीं देनी चाहिए, उसे अपोज करना चाहिए और कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन खैर इन्होंने अपोज नहीं किया, इन्होंने उसको एक ट्रेंड के तौर पे जैसे हमारे देश में है उसको दिया कि शायद काम सरलता से हो जाए, लेकिन इनका काम ही नहीं हुआ और बाद में क्लेम नो क्लेम हुआ। अब पता नहीं
इन्वेस्टिगेटर साहब का क्या आधार था या एक तरफा सोच से इन्होंने क्या रिपोर्ट दी ये भी नहीं पता इंश्योर्ड को, चूंकि उसकी कोई कॉपी नहीं है। दूसरा ये जो सर्वेयर साहब हैं, इन्होंने कभी, इंश्योर्ड बता रहा था, इनसे कभी कोई बातचीत नहीं की, कभी भी ये इंश्योर्ड से मिले नहीं। क्लेम के विषय में उनकी क्या सोच है, क्या मानना है, क्या रिकमेंडेशन है, इस विषय में कोई बातचीत नहीं की, ना सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी। इवन जब क्लेम नो क्लेम हो गया, अभी हाल फिलहाल में भी रिपोर्ट मांगी तो भी उन्होंने सर्वे रिपोर्ट इनको नहीं दी। सर्वेयर साहब ने जो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट है वहाँ जाके इनके साथ उस जगह का इंस्पेक्शन भी नहीं किया, इनसे ड्राइवर से भी नहीं मिले, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नाम की चीज इनसे नहीं की, और इन्हें यही नहीं पता इंश्योर्ड को कि सर्वेयर साहब ने क्या रिकमेंडेशन दी है। तो अगर हम ये सर्वे रेगुलेशन में जो सर्वे रेगुलेशन 2015-20 है उसमें ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोड ऑफ कंडक्ट देखें तो इस क्लेम में जो उनका कार्य था वो उससे बहुत ज़्यादा अलग था। एक इंश्योर्ड का क्लेम नो क्लेम कर रही है बीमा कंपनी, और इंश्योर्ड को ये नहीं पता कि सर्वे ने क्या अप्रूव किया है, और उसकी रिपोर्ट मांगने के बाद भी अभी तक सर्वे रिपोर्ट कॉपी नहीं दी, तो वाकई में ये बहुत अजीब है। तीसरा, ये जो बीमा कंपनी का क्लेम रेपुटेशन लेटर है ये भी बहुत अजीब है। इन्होंने नो क्लेम करने के लिए, अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 को पढ़ें जिसमें जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए गाइडलाइंस तय की हुई हैं, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली बीमा कंपनी अगर कोई क्लेम रेप्यूटेट करती है तो स्पेसिफिकली पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इवन उनका नाम हवाला देते हुए क्लेम को रेप्यूटेट करना है। तो यहाँ कोई ऐसा, इस नो क्लेम में कोई स्पेसिफिकली पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी। इन्होंने जो दिया मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट या कॉज ऑफ एक्सीडेंट का इन्होंने जस्टिफाई ना होना, इस लेटर में कहीं ये नहीं लिखा कि ये जो डैमेजेस हैं ये सही नहीं लग रहे हैं, ये दुर्घटना फ्रॉड है। हाँ, इन्होंने लिखा कि मैच नहीं हो रहे। अरे भाई, अगर मैच नहीं हो रहे तो ये आपकी समझ है। पहली चीज़ तो इंश्योर्ड को यही नहीं पता कि ये सोच या समझ किसकी है, इन्वेस्टिगेटर की है, अप्रूव्ड सर्वेयर की है, या बीमा कंपनी की है, या स्पेसिफिकली किस आदमी की है ये सोच। अब किसी को ज़बरदस्ती तो समझाया नहीं जा सकता। इंश्योर्ड भी मौके पे नहीं था, उसका ड्राइवर था, ड्राइवर ने जैसे जैसे एक्सीडेंट बताया वही बीमा कंपनी को बताया गया। डैमेजेस फ्रेश हैं, इसमें कहीं उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि उन्हें समझ में ये जस्टिफाई नहीं हो रहे कॉज ऑफ एक्सीडेंट से, जबकि एक्सीडेंट के वक्त जब गाड़ी का ऊपर हिस्से नीचे और नीचे वाला ऊपर आसमान की तरफ था, वो फोटोग्राफ भी हैं। जिन लोगों ने उस ड्राइवर को निकाला उसके स्टेटमेंट भी हैं उन लोगों के, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो बड़ा अजीब है। और इस क्लेम केस में जो अप्रूव्ड सर्वेयर की जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। एक तरीके से वो इम्पार्शियल और न्याय के दृष्टि से तो अधूरी लगी। आप एक सर्वेयर होकर इंश्योर्ड से मिल नहीं रहे, उसे बता नहीं रहे, आप क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लेम अप्रूव ही करना है, जो भी डिसीजन है वो उनका है, लेकिन अपनी ड्यूटी तो पूरी करें। आपका जो सर्वे रिपोर्ट है वो अपने बेसिस पे होनी चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर जो बीमा कंपनी का पार्ट है, जिसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जिसके लिए बीमा कानून में कोई जगह नहीं है, जो कोई भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इन्वेस्टिगेटर नहीं है, ऐसे इन्वेस्टिगेटर हैं, देखो उसके असिस्टेंट ने 5,000 रुपये रिश्वत ले ली, तो अगर फिर भी कोई सर्वेयर ऐसे इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट मान के कर रहा है तो ये तो ज्यादती है। ये बीमा कानून में ऐसे इन्वेस्टिगेटर की कोई जगह नहीं है। सर्वेयर साहब वहीं आगरा शहर के रहने वाले थे, खुद सक्षम थे, इन्वेस्टिगेट करते, जानते, और अपनी समझ इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जो कुछ भी लगता उसे ट्रांसपेरेंटली
इंश्योर्ड को बताते, बीमा कंपनी को बताते और फिर अपनी रिपोर्ट देते। हम ये नहीं कह रहे कि रिपोर्ट पॉजिटिव ही देनी है, पॉजिटिव दें, नेगेटिव दें, कुछ भी दें, लेकिन तार्किक दें। यहाँ तार्किकता बिल्कुल मिसिंग थी। यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे बीमा कंपनी के अनुसार सब काम हो रहा है। तो ये क्लेम केस था, ये बड़ा किसी के नो क्लेम हो जाना एक झटका होता है। आदमी इंश्योरेंस इसलिए कराता है कि बुरे वक्त में उसका कुछ मदद हो, लेकिन यहाँ तो हरसमेंट ही मिला हो। तो ये क्लेम केस था। आप अपनी राय बताइए इस क्लेम केस के विषय में। तो अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।